बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप? खैरियत से हैं? चलें जी, अल्लाह पाक भाई आपको खुश रखे, रमा दमा रहें। और दोबारा से मैं आपको ये कहूँगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ख़ास करके मुदस्सिर भाई को। उनकी तबीयत नहीं सही, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। और वो आपके सरों पे सलामत रहें, हमारे सरों पे सलामत रहें। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए रात दिन कोशिश करते हैं। और उनकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई है पिछले चंद दिनों से, वो जो है ना, वो आपका लेक्चर भी नहीं रह पा रहे। तो वो दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। ओके जी बेटे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसमें डिवीजन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डील करना है, लेकिन उससे पहले हम ना इसी के साथ एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम को भी डील करेंगे। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। आपको पता है कि हमारे पास नर्वस सिस्टम जो है, इसकी बेटे एवोल्यूशन को अगर हम लोग डील करें तो ये हमारे पास थ्रू आउट किंगडम एनिमेलिया में दो बेसिक हमें नर्वस सिस्टम नज़र आते हैं। ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम होता है बेटा, ये नर्वस सिस्टम जो है ये एक्टोडर्म से डेवलप करता है। ठीक है, तो जब भी हम इसको डील करते हैं तो हमारे पास ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि नर्वस सिस्टम जो है दैट इज़ समथिंग जो कि थ्रू आउट किंगडम एनिमेलिया में आपको नज़र आता है। ओके, तो ये बात बेटे आप लोगों ने इसके हवाले से याद रखनी है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, चलो ये बेटे हमारे पास कुछ चीज़ें। ठीक है, हम इसको डिवीजन को क्लासिफाई कर देते हैं। देखो, एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो तरह के नर्वस सिस्टम हैं। कौन कौन सा? पहला, हमारे पास बेटे नर्वस सिस्टम होता है दैट इज़ नॉन एज डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। दैट इज़ बेटे रेफर टू एज डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरा है हमारे पास दैट इज़ सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। चलो देखते हैं कि ये हमारे पास किस किस तरह का होता है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और बेटे ये सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। आपको पता है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम मेनली हमें नज़र आता है दैट इज़ इन नाइडेरिया। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो नाइडेरिया होता है इसमें भाई एक्टोडर्म मौजूद होती है और ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ये आपके पास डिफ्यूज्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रा। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने फाइलम में जो कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम रख रहे होते हैं, तो बेटे एक ही है, वो है हमारे पास सोलेंट्रेटा। ठीक है, या बेटे हम इसको मेंशन कर रहे होते हैं नाइडेरिया। क्लियर? अगर सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम हमारे पास नज़र आता है दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेन एरिया। ठीक है, और ये बेटे प्लेन एरिया से स्टार्ट होता है और थ्रू आउट कॉर्डेट्स तक आपको नज़र आता है। तो इसमें बड़ा सिंपल से आप लोगों ने ये याद रखना है कि इसमें हमारे पास ये नर्वस सिस्टम, ये बेटे इसकी लेटरल कोड जो हैं वो हमें नज़र आ रही होती। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये रेंज कहाँ से कहाँ तक करता है, तो आप लोगों ने बताना है कि ये बेटे हमारे पास रेंज कर रहा होता है प्लेटी हेलमंथी से स्टार्ट होता है और प्लेटी हेलमंथी से बेटे स्टार्ट होकर दैट इज़ फाउंड अप टू द कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स के लेवल तक बेटे ये मौजूद होता है, जिसमें आप लोग इसको डील कर रहे होते हो ह्यूमन बीइंग को।
ठीक है जी, ह्यूमन बीइंग्स को डील कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें ना बड़ी आसान सी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने याद रखनी है, जो कि आपको हेल्प भी करेंगी। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो सेंट्रलाइज्ड और डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो बेटे बहुत सिंपल सा है, ये जो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है मौजूद होता है ना, इसमें हमें हेड नज़र नहीं आता, देयर इज़ नो हेड ओवर हेयर। जबकि सेंट्रलाइज के अंदर बेटे हमें हेड नज़र आ रहा होता है, इनके पास हेड मौजूद होता है। ठीक है, फिर आप लोग ये कहते हो डिफ्रेंशिएटेड न्यूरॉन्स किस में होते हैं। ये बात याद रखना, जब भी डिफ्यूज होगा ना, देयर इज़ नो डिफ्रेंशिएटेड न्यूरॉन्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, इसमें बेटे कोई भी आपको डिफ्रेंशिएटेड न्यूरॉन्स नज़र नहीं आते। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करते हो, तो सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर हमारे पास ना ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। जैसे हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स आ जाते हैं, जैसे बेटे हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स, या हम लोग इनको मिक्स न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स आ जाते हैं। सो दीज आर द 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ न्यूरॉन्स जो कि आपको नज़र आ रही होती है इस पे। ठीक है, चलो ये बेटे हम लोग इसके साथ डील कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ क्वाइट सिंपल। और इसी के साथ आप लोग 2-4 टर्म्स को और को ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये देखो हमारे पास होती है बेटे नर्व्स। ठीक है, एक हम लोग टर्म यूज़ कर रहे होते हैं नर्व। नर्व क्या होती है? ठीक है, और दूसरा हमारे पास टर्म यूज़ की जाती है ट्रैक्ट। ट्रैक्ट क्या होता है? इन दोनों की बेटे डेफिनेशन सेम है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए नर्व क्या है या ट्रैक्ट क्या है, तो दोनों के बारे में ही हम लोग ये कहते हैं कि दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स। ठीक है, एक्सॉन्स की या बेटे डेंड्राइट्स की कलेक्शन हो सकती है, या दोनों की ही कलेक्शन हो सकती है। ठीक है, अच्छा इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बड़ा सिंपल सा है। ये बेटे नर्व की डेफिनेशन एप्लीकेबल होती है जब भी आप लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डील करते हो, और ट्रैक्ट की ये डेफिनेशन एप्लीकेबल होती है जब आप लोग सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम को डील कर रहे होते हो। तो ये आप लोगों ने इसके लिहाज से याद रखना है कि सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम के ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अच्छा इसी के साथ एक और टर्म भी होती है, दैट इज़ बेटे गैंग्लिया। गैंग्लिया की टर्म कब यूज़ कर रहे होते हैं? और हमारे पास दूसरी टर्म है बेटे, दैट इज़ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई की टर्म कब यूज़ कर रहे होते हैं? इसमें भी अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें तो दोनों की डेफिनेशन बेटे बहुत सेम है। ये दोनों हमारे पास कहलाती हैं कलेक्शन ऑफ सोमास या सेल बॉडीज़। ठीक है, सोमास या सेल बॉडीज़ की बेटे जो आपके पास कलेक्शन होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गैंग्लिया या न्यूक्लियाई। बट द इम्पॉर्टेंट इज गैंग्लिया की टर्म हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और न्यूक्लियाई की टर्म बेटे यूज़ कर रहे होते हैं फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कलेक्शन ऑफ बॉडीज़ या कलेक्शन ऑफ सोमास या सेल बॉडी हमारे पास आ जाता। चलो अब चूँकि ये चीज़ें हमारे पास क्लियर हैं, तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ डिवीजन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, लिख लेते हैं, दैट इज़ डिवीजन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अच्छा लास्ट में ना कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डील करूँगा, वो आपने बताने इस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, ताकि साथ साथ जो है ना वो आपको ये चीज़ें भी क्लियर होती जाए। चलो जी, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की डिवीज़न हम लोग डील करनी है, और इसमें हमारे पास सबसे पहले हम मेंशन करेंगे यहाँ पर नर्वस सिस्टम को। आपको पता है ये नर्वस सिस्टम जो ह्यूमन का हमारे पास डेवलप हो रहा होता है, दैट इज़ एसोसिएटेड विद एक्टोडर्म, है ना। चलो ये हमारे पास आ गया नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, अब इस नर्वस सिस्टम को बेटे हम लोग दो हिस्सों के अंदर क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से हिस्से आ जाते हैं?
देखो हमारे पास बेटे एक तो आ जाता है दैट इज नॉन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और दूसरा बेटे हमारे पास आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। तो ये दो बेटे हमारे पास डिविजन्स होती हैं, कौन कौन सी यहाँ पर लिख लेते हैं। एक है दैट इज रेफर टू एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सिंपल सीएनएस, और दूसरी बेटे हमारे पास आ जाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, बहुत इजी सा है बेटे। पेरीफ्री की टर्म हम लोग तब यूज़ कर रहे होते हैं जब भी आपको पता हो कि ये सेंटर से हट के है, क्योंकि सेंटर में आपके पास या तो ब्रेन आ जाता है या स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। देखो जब भी आप लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डील करोगे ना, तो बेटे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, इसको देखते हैं। देखो बेटे एक हमारे पास आ जाता है इसमें ब्रेन, दैट इज द हायर सेंटर। ठीक है, ये आपको पता है कि ये हमारे पास हायर सेंटर होता है। दूसरा बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। एक है ब्रेन, दूसरा है बेटे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, क्योंकि इन्हीं से बेटे आपके पास मैक्सिमम नर्व्स जो होती हैं उनको मैसेज आ रहा होता है। ठीक है जी। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हैं ये हमारे पास सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बेटे हमारे पास फर्दर कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन सी। देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको नज़र आता है एक तो मोटर न्यूरॉन से बना हुआ सिस्टम। ठीक है, दूसरा हमारे पास सिस्टम नज़र आता है दैट इज फॉर्म्ड बाय सेंसरी न्यूरॉन्स। ओके, चलो जी देखते हैं। ये हमारे पास आ गया मोटर वाला, और नेक्स्ट हम लोग करते हैं दैट इज बेटे सेंसरी वाला। अब देखो ज़रा हमारे पास ये जो आप लोगों ने इस सिस्टम को पढ़ा है, ठीक है, जिसमें सेंसरी है और जिसमें हमारे पास मोटर है जिसको हम लोग डील कर रहे हैं, ये कैसे होता है बेटा, ये कैसे होता है, हाउ कैन वी डील के मोटर न्यूरॉन जो है वो किस तरह से आ जाता है, या सेंसरी क्या क्या डील कर रहा होता है। आप लोगों ने पढ़ा था बड़ा सिंपल सा कि ये जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ना, ये सीधा सीधा क्या करते हैं, ये बेटे मैसेज लेकर जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक, सेंसरी ऑर्गन से मैसेज रिसीव करते हैं। ठीक है, और सेंसरी ऑर्गन से बेटा ये मैसेज लेकर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। क्लियर। मोटर न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो मोटर न्यूरॉन्स बेटे हमारे पास स्पेसिफिक हैं, क्यों, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर जाते हैं, और किस तरफ लेकर जा रहे होते हैं, इफेक्टर्स की तरफ। और आपको पता है कि इन इफेक्टर्स के अंदर हमारे पास या तो बेटे आ जाते हैं मसल्स, या हमारे पास आ जाते हैं ग्लैंड्स। ठीक है जी। चलो अब फर्दर ज़रा इसकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। हमारे पास बेटे ये जो मोटर न्यूरॉन से बना हुआ सिस्टम होता है ना, इसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं किस किस कैटेगरी के अंदर। एक बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, लिख लेते हैं, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, इसको बेटे एएनएस भी लिखा जा रहा होता है। तो ये दोनों के हवाले से आप लोगों ने याद रखना है कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और ये हमारे पास सोमैटिक क्या होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे ये इसकी डिवीज़न ज़रा प्रॉपरली कर लेते हैं, दैट इज़ ये और ये आ गया। ठीक है जी। चलो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये बेटे आपकी बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जबकि सोमैटिक जो है ये वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी वॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम वॉलेंट्री फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है,
तो जवाब बेटे आपका बड़ा सिंपल होगा, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, तो तभी भी आंसर आपका बड़ा सिंपल सा होगा, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हाँ, मसला कहाँ पर है? मसला यहाँ पर है कि हमारे पास ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ये फर्दर दो हिस्सों के अंदर बेटे कैटेगराइज होता है। किस किस के अंदर? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये जो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। अब ये सिंपैथेटिक क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो कि आपकी बॉडी को एमरजेंसी कंडीशंस के लिए प्रिपेयर करता है। और दूसरा होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास वो वाला सिस्टम है जो कि आपकी बॉडी को नॉर्मल फंक्शंस के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक आ गया एंड दैट इज सिंपैथेटिक। बहुत इजी सा था। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे पास सिंपैथेटिक जो होता है बेटा, ये बॉडी को प्रिपेयर करता है एमरजेंसी के लिए, और पैरासिम्पैथेटिक प्रिपेयर कर रहा होता है नॉर्मल फंक्शंस के लिए। ठीक है। अच्छा, इसको हम यूं भी कहते हैं कि सिंपैथेटिक जो होता है ये हमारे पास ट्रिपल एफ या डबल एफ भी कहलाता है, यानी फ्राइट, FRIGHT, डरना, फ्राइट, फ्लाइट और फाइट। ठीक है। जब भी आप किसी से झगड़ते हैं फिर क्या होता है, जब भी डरते हैं तो क्या होता है, या आप फ्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये बेटे आपकी बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो होता है बेटा, ये रेस्ट एंड रूमिनेशन हम लोग बोलते हैं। रेस्ट कंडीशन नॉर्मली कहा जाता है कि आपकी बॉडी के जब भी नॉर्मल फंक्शंस हैं जिसमें आप इमरजेंसी कंडीशन में नहीं हैं, तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। ठीक है। जैसे बुशरा कह रही हैं कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिचुएशंस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन रेस्ट, रोमिनेशन, डाइजेशन, बिल्कुल ये आपके वो वाले फंक्शंस होते हैं जो कि नॉर्मली आपकी बॉडी परफॉर्म कर रही होती है। ओके बेटा, तो ये हमारे पास हम इसको डील कर रहे होते हैं किसके हवाले से, दैट इज विद रेफरेंस टू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। हाँ बिल्कुल, अलिशबा भी सही कह रही हैं, रिवर्स द एक्शंस परफॉर्म्ड बाय सिंपैथेटिक। अगर हम लोग ये कहें कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के कह लो कि ऑपोजिट फंक्शन करते हैं, तो ये बात भी बेटे गलत नहीं होगी, दैट इज़ क्वाइट करेक्ट कि दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। अगर ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी जो है बेटा वो नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होगी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्सटेंशंस होती हैं, और ये मोटर न्यूरॉन से बेटा ओरिजिनेटेड हैं। फिर हम लोगों ने CNS, PNS को डील किया, एंड दैट इज़ द डिवीजन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम जो है इसको ऐड किया। ठीक है। बिल्कुल जुमर बिल्कुल सही कह रही हैं, एंटागोनिस्टिकली एक दूसरे के काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये था बेटे हमारे पास नर्वस सिस्टम की डिवीजन और एवोल्यूशन। चलो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ये है बेटे हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग यहाँ पर ब्रेन को डील करेंगे। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेटे हम यहाँ पर किसको डील करेंगे, ब्रेन को। चलो इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से आते हैं। मुझे बता सकते हैं आप कि ये जो हमारे पास सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। बताओ बेटे, क्या बता सकते हैं कि हमारे पास सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, दो हिस्से होते हैं बेटे हमारे पास, और यहाँ पर हम लिख देते हैं दैट इज ब्रेन, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में ना एक बात कही जाती है कि अगर आप ब्रेन को डील कर रहे हो या आप लोग स्पाइनल कॉर्ड को डील कर रहे हो,
ये दोनों ही बेटे हमारे पास हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं, हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये हॉलो स्ट्रक्चर किस तरह से हैं, कौन कौन सी हॉलो इनके अंदर मौजूद होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ना सेंट्रल कैनाल होती है, सेंट्रल कैनाल, ये सेंट्रल कैनाल हॉलो होती है, ठीक है। जबकि ब्रेन के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं बेटे वेंट्रिकल्स। देयर आर 4 वेंट्रिकल्स इन ब्रेन। इन वेंट्रिकल्स को हम ब्रेन की के लिए समटाइम कैविटीज़ की टर्म जो है वो भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये हमारे पास हॉलो स्ट्रक्चर होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हम इनकी प्रोटेक्शन करवाते हैं, बिल्कुल बेटे, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये हिस्सा होता है और इसको जो है वो आपके 3 तरह से प्रोटेक्शन जो है वो कर रहे होते हैं। जैसे सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो स्केलेटल सिस्टम बेटे इसकी प्रोटेक्शन कैसे करता है। आपके पास अगर पूछा जाए कि ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कौन करवा रहा होता है, दैट इज़ क्वाइट सिंपल। आप यहाँ पे बताओगे कि वर्टिब्रल कॉलम होता है। ये वर्टिब्रल कॉलम बेटे ये हमारे पास प्रोटेक्शन करवाता है स्पाइनल कॉर्ड की। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के अंदर बेटे या तो स्कल की बात की जाती है, अगर स्कल नहीं है तो यहाँ पर क्रेनियम की टर्म यूज़ की जाती है, ठीक है। दूसरा बेटे इसमें जो प्रोटेक्शन हमारे पास करवा रहा होता है दैट इज़ मेनिंजेस, ठीक है। मेनिंजेस याद रखना, मेनिंजेस जो है बेटा ये हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं और ये मेनिंजेस की लेयर होती हैं 3, ठीक है। डैब से आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। किससे याद रखना है बेटा, डैब से, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ DAP, डैप, ठीक है। जिसमें डैप हमारे पास क्या आ जाता है, डैप में डी से मुराद होती है बेटे ड्यूरा मैटर, दैट इज ड्यूरा मैटर। ए से बेटे हम लोग लिख रहे होते हैं एरेक्नॉइड मैटर, दैट इज एरेक्नॉइड मैटर। और थर्ड बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज पिया मैटर। सो ये 3 बेटे हमारे पास इसके हिस्से होते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि सबसे आउटर मोस्ट कौन सा होता है, तो बेटे आउटर मोस्ट हमारे पास होती है दैट इज ड्यूरा मैटर और इनर मोस्ट हमारे पास होती है दैट इज पिया मैटर। अच्छा, इसमें यूं भी सवाल आता है जस्ट अबव ब्रेन कौन सी होती है, तो जस्ट अबव ब्रेन बेटे ये आपके पास होती है पिया मैटर, जस्ट अबव ब्रेन ये आपके पास पाई जाती है। ड्यूरा मैटर के बारे में ये पूछा जाता है जस्ट बीनीथ क्रेनियम, जस्ट बीनीथ क्रेनियम आपके पास अगर पूछा जाए तो आपने बताना है भाई ये मौजूद होती है ड्यूरा मैटर। जबकि एरेक्नॉइड मैटर जो है ये आपके पास मिडल लेयर कहलाती है, ठीक है। इसको आप सिंपली ये भी मेंशन कर सकते हो कि मिडल लेयर जो है ये हमारे पास एरेक्नॉइड मैटर कहलाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, हमारे पास थर्ड जो प्रोटेक्टिव हम इसमें स्ट्रक्चर्स को डील कर रहे होते हैं दैट इज बेटे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हम लोग बेटे CSF भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन एज CSF, ठीक है। ये बात याद रखना कि ये जो हमारे पास CSF होता है बेटा ये चूँकि फ्लूइड है आपकी बॉडी के अंदर, ब्रेन और सेरिब्रो की टर्म ब्रेन के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, तो ये बेटे दोनों में मौजूद होता है, ठीक है। दैट इज प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज इन ब्रेन। ये किसके तौर पर प्रिवेंट कर रहा होता है, दैट प्रिवेंट्स फ्रॉम बम्स एंड जोल्ट्स, दैट प्रिवेंट्स फ्रॉम बम्स एंड जोल्ट्स। मतलब आपकी बॉडी के अंदर अगर जंप्स लगते हैं या बेटे किसी भी किस्म के जोल्ट आते हैं या आपको जो है वो एकदम से सडन शॉक आता है तो उसमें बेटे ये प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दैट एक्ट्स लाइक अ कुशन, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये हमारे पास बनता कहाँ पर है, तो ये बात बेटे याद रखना दैट इज सिंथेसाइज्ड इन बिटवीन एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। इन दोनों के दरमियान में ये CSF बन रहा होता है, ठीक है।
ब्रेन में ये वेंट्रिकल्स के पास जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में नॉर्मली सेंट्रल कैनाल के पास बेटे ये मूव कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ऐड करते जाओ, ये हो सकता है आपके पास ये सम टाइम पूछ ले। यहाँ पर ना एक टर्म यूज़ होती है दैट इज़ मेनिंजाइटस। ठीक है, कौन सी? मेनिंजाइटस। ये मेनिंजाइटस बोलते हैं बेटा गर्दन तोड़ बुखार को। ठीक है, दैट इज़ गर्दन तोड़ बुखार। बचपन में अगर बच्चा जो है वो अभी दुनिया में आया ही है और इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो उसकी मेनिंजेस में चला जाए तो इसको गर्दन तोड़ बुखार बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेटे बात याद रखना, ये हमारे पास मेनिंजाइटिस की टर्म सम टाइम ऑप्शन में यूज़ कर लेता है। ठीक है, तो ये इसमें भी आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी। अब मुझे ये बताओ कि CSF का वॉल्यूम कितना होता है ब्रेन के अंदर? हाँ, CSF का वॉल्यूम ब्रेन में बताओ बेटे कितना होता है? क्या कोई बता सकता है? हाँ, बता सकते हो? चलो याद रखना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है ना ये ऑलमोस्ट 150 ml के करीब होता है ब्रेन में। 150 ml के करीब बेटे दैट इज प्रेजेंट इन ब्रेन। ठीक है, तो ये ऐड कर लेना। अच्छा जी, हरमेन कह रही हैं 350 ml। बेटे नहीं, 150 ml नॉर्मली पाया जाता। ठीक है, चलो ये हमारे पास इसकी प्रोटेक्शन को हम लोग डील कर रहे होते हैं और इसके बाद हम लोग चलते हैं आपके दिमाग की तरफ, यानी आपका ब्रेन। और अक्सर लोग जो हैं वो मगज़ बड़े शौक से खाते हैं, तो आज आपके मगज़ को जो है ना वो खोलते हैं। चलो जी, क्या जानते हो ब्रेन के बारे में? ब्रेन क्या होता है और ब्रेन क्यों है और कौन सा ब्रेन किस में डेवलप कर रहा होता? हम्म, अच्छा जी, बच्चे कह रहे हैं एक्ट लाइक CPU, ब्रेन कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये हमारी बॉडी का CPU है, ये आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है और बिल्कुल मेन हिस्सा जो है बेटा वो भी हमारे पास यही होता है ना? फसल भुगटी कह रहे हैं सर ब्रेन इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस टुडे। या वेरी इंटेलेक्चुअल आंसर गिवन बाय यू। तो चलें हम लोग ज़रा इसमें डील कर लेते हैं कि ब्रेन हमारे पास होता कैसे है और कोशिश करते हैं इसको ड्रॉ करने की। चलो ये देखो, ये हमारे पास ना एक बिल्कुल सॉफ्ट मैस होता है जो कि आपको नज़र आता है और इसकी सराउंडिंग पे बेटे, इसकी सराउंडिंग पे आपको जो है कुछ लेयर्स नज़र आ रही होती हैं जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें स्कल होता है, जिसमें बेटे हमारे पास मेनिंजेस होती हैं और आपके पास बेटे इसमें CSF होता है। ठीक है, चलो अच्छा एक चीज़ आपने यहाँ पर ऐड कर लेनी है कि CSF हमारे पास जो होता है ना दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। ये ऊपर हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। CSF जो होता है ना ये बेटे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें कैरी करवाता है। जैसे आपके पास यही CSF जो है बेटे प्रोवाइड कर रहा होता है प्रोटीन्स। ठीक है, ये प्रोवाइड कर रहा होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और ये प्रोवाइड कर रहा होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट्स ये प्रोवाइड करना बेटे इसी CSF का काम होता है। हाँ,
अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये ज़्यादा सेंसिटिव किसके लिए होता है, सो दैट इज़ मोर सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे ब्रेन हम लोगों ने ड्रॉ किया। ब्रेन का वेट हमारे पास यहाँ पे बच्चे बता रहे हैं कि ब्रेन का वेट जो होता है वो 1200 से 1600 ग्राम होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बेटे ब्रेन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है और इसमें 1200 से 1600 ग्राम के दरमियान जो है वो इसका वेट होता है। ये देखो इतना छोटा सा हमारे पास हिस्सा है, बट दैट इज़ वेरी मच वंडरफुल पार्ट। और ये इतना एस्टॉनिशिंग पार्ट होता है कि आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। आपकी बॉडी के मेन जो हिस्से होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करना इसका काम होता है। ठीक है, चलो पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास ब्रेन होता है इसके अंदर आप लोग यहाँ पर डील करते हो कि भाई देयर आर सम गायरस, ठीक है, और सल्कस, जिसकी वजह से इसका जो सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास बेटे ज़्यादा हो रहा होता है। कभी देखा हो आपने हमारे ब्रेन का सरफेस एरिया जो होता है बेटा ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास और इसी सरफेस एरिया को हम लोग यहाँ पर डील करेंगे कि ये सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है। ठीक है, ये इस तरह से इसके अंदर बेटे आपको ये डिप्रेशंस नज़र आते हैं। चलें, सपोज़ ये हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया। ठीक है, ये बेटे हमारे पास बिल्कुल सुहान से ही कह रहे हैं दैट इज़ अ चीफ ऑफ बॉडी। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि ये जो हमारे पास इसमें डिप्रेशंस नज़र आते हैं ये क्या है? ये सल्कस और गायरस, कभी सुना है आपने इसके बारे में? दैट व्हाट इज सल्कस इन व्हाट इज गायरस? बताओ सल्कस क्या होता है और गायरस क्या होता है? हाँ, ये जो डिप्रेशन होता है डिप्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? इज दैट सल्कस और गायरस? हाँ, देखो बेटे अगर हम इसको ड्रॉ करें ना दैट इज जस्ट लाइक दिस, तो ये जो आपके पास डिप्रेशन होता है जैसे हम इसको डील करते हैं दैट विल बी रेफर टू एज सल्कस। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं गायरस। तो अगर एक से ज़्यादा होगा तो गायराय बोलते हैं, और अगर एक से ज़्यादा आप सल्कस को डील कर रहे हो तो वो सल्काय कहलाता है। ये बेसिकली फोल्ड्स होते हैं जो कि इसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ाना ये बेसिकली इन्हीं का ही काम होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे इसमें ये जो ब्रेन है कितने हिस्सों के अंदर हम इसको डिवाइड कर रहे होते हैं? बताना ज़रा मुझे, कितने हिस्सों के अंदर? ये देखो नीचे आते हैं। इसमें बेटे हमारे पास एक हिस्सा होता है सबसे पहला फोर ब्रेन। वैसे तो हम इसके तीन हिस्से करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सबसे पहले फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इसका बेटे अच्छा खासा जो कह लो कि सबसे बड़ा हिस्सा होता है ना उसको हम लोग डील कर रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज फोर ब्रेन। चलो देखते हैं ये हमारे पास बेटे फोर ब्रेन किस तरह से लेकर चल रहा होता है। सबसे पहले तो इसके बारे में क्वेश्चन ये आता है कि फोर ब्रेन कैसा हिस्सा होता है? दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट। ठीक है, ये बेटे हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। अच्छा, आपको पता है कि इसको हम लोग ना फर्दर क्लासिफाई भी कर रहे होते हैं। दैट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कंपोनेंट्स। ठीक है, थ्री मेन पार्ट्स आप कह लो। कौन कौन से? इसमें बेटे एक हमारे पास आ जाता है दैट इज
फोर ब्रेन का हिस्सा, और पहले इसको ज़रा कंपार्टमेंट्स बना लेते हैं ताकि हम एक ही दफ़ा इसको डील करें। चलो जी, तीन बेटे इसके हिस्से होते हैं। दैट इज़ हाईली डेवलप्ड इन मैन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बेटे तीन हिस्से कौन कौन से हैं इसके? इसका सबसे पहला हिस्सा जो हम लोग डील करते हैं दैट इज़ बेटे थैलेमस, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है लिम्बिक सिस्टम, और तीसरा हमारे पास है सेरिब्रम। सबसे पहले आ गया थैलेमस, ठीक है। दूसरा बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज़ लिम्बिक सिस्टम, और तीसरा बेटे हमारे पास आ जाता है सेरिब्रम। अच्छा, ये भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है कि अगर इनमें से भी पूछा जाए कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो इनमें से बेटा सबसे लार्जेस्ट पार्ट हमारे पास होता है सेरिब्रम, ठीक है। इनमें सबसे लार्जेस्ट पार्ट हमारे पास होता है सेरिब्रम। तो ये बात बेटे आप लोगों ने इसमें याद रखनी है। पहला आपके पास लार्जेस्ट पार्ट अगर ब्रेन पूछेगा तो फोर ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन पूछे, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन या ब्रेन की बात की जाए तो आपके पास तभी भी ये सेरिब्रम ही होता है। लेकिन अगर उसने फोर ब्रेन मेंशन नहीं किया तो आप डेफिनेटली फोर ब्रेन को सिंपल ब्रेन मेंशन किया है तो आप फोर ब्रेन को टिक करोगे, ठीक है जी। चलो देखते हैं कि थैलेमस क्या काम करता है। थैलेमस बेटे सिंपल आपके पास सेंसेशन का काम करता है। हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास ना सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करवाता है। वी कैन से दैट कि थैलेमस जो है ये क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करवाता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन को बेटे किस तक कैरी करवाता है? बहुत सिंपल सा है, दैट कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन टू लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम तक और लिम्बिक सिस्टम तक सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर जाना ये इसका काम होता है। बिल्कुल, दैट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन या सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करता है। अच्छा, सम टाइम आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये सिचुएटेड कहाँ पर होता है, तो इसकी सिचुएशन लोकेशन अगर आप लोग देखो तो बेटे दैट इज सिचुएटेड बिलो सेरिब्रम। सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे की तरफ जो है ना ये हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। सो बहुत आसान से, इट रिसीव्स ऑल सेंसरी इम्पल्सेस, सारी की सारी सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करता है और ये चैनलाइज करता है बेटा इस इंफॉर्मेशन को टूवर्ड्स लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। ओके, चलो इस फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट जो होता है ये हमारे पास है बेटे लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम काम क्या करता है? लिम्बिक सिस्टम तो पहले आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये हमारे पास मौजूद कहाँ पर होता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है जो कि आपके पास फर्दर तीन हिस्सों में पाया जाता है। तो ये आपने याद रखना है, दैट इज लोकेटेड एज एन आर्क, दैट इज लोकेटेड एज एन आर्क बिटवीन बिलो सेरिब्रम। ये सेरिब्रम के नीचे बेटा आर्क की तरह से मौजूद होता है, ठीक है। इसके फर्दर हमारे पास तीन हिस्से होते हैं। कौन कौन से हिस्से होते हैं और क्या क्या काम करते हैं उसको हम लोग डील करेंगे, लेकिन एक जनरली आप लोगों ने इसकी टर्म याद रखनी है कि ये हमारे पास बेसिक एंड प्रिमिटिव जो इमोशंस होते हैं, रिस्पॉन्सेज होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। बेसिक एंड प्रिमिटिव मतलब जो आपको सिखाता कोई नहीं है, बेसिक हैं, प्रिमिटिव हैं, ठीक है। ये जितने भी आपके पास इमोशंस की फॉर्म में आएंगे या बेटे आपके पास रिस्पॉन्स आते हैं, वो सारे के सारे इमोशंस और रिस्पॉन्सेस कंट्रोल कौन करता है? दैट इज कंट्रोल्ड बाय लिम्बिक सिस्टम। हाँ, जब आप इसको बेटे फर्दर तीन हिस्सों के अंदर कैटेगराइज करते हो ना तो ये इसके फंक्शन भी कैटेगराइज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे फर्ज करो हम यहाँ पर कहते हैं कि जी ये जो हमारे पास लिम्बिक सिस्टम है इसको हम लोग तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा बेटे? इसमें हमारे पास आ जाता है दैट इज एक तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है भाई, कौन सा है बताएंगे? चलो मुझे इन तीनों के नाम बताओ, तब तक मैं ज़रा इसको रेडी कर लेता हूँ।
बिल्कुल, हाइपोथैलेमस, अमेगडाला, हिप्पोकैम्पस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, चलें जी, हम लोग यहाँ पर बेटे इनको डील कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास दैट इज नॉन एज हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये बेटे हमारे पास मौजूद होता है हाइपोथैलेमस। दूसरा बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज अमेगडाला। ठीक है, और तीसरा बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज हिप्पोकैम्पस। तो ये बेटे हमारे पास तीन हिस्से होते हैं, हिप्पोकैम्पस है, ठीक है, और अमेगडाला है, और हमारे पास क्या है बेटा, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि ये केमिकल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। तो ये तीन बेटे इसमें हमारे पास हिस्से आ जाते हैं। ठीक है, सर ब्रेन के पास डायग्राम से भी समझा दीजिएगा। बिल्कुल बेटे समझा देते हैं, परेशान नहीं होना। पहले ज़रा इसको देख लो, इसके फंक्शन समझ लो। हमारे पास ना हाइपोथैलेमस में आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमारे पास मेजर केमिकल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। दैट इज मेजर केमिकल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। आपके पास बेटे जितनी भी ये केमिकल सेंटर होता है ना, वो सारा का सारा यही होता है। ठीक है, ये आपके पास केमिकल कोऑर्डिनेशन का सेंटर भी कहलाता है। अब ये देखो, अगर हाइपोथैलेमस जो होता है ये आपके पास बेटे मेजर केमिकल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, तो काम क्या करेगा? इसके काम बेटे बहुत आसान है। ये अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, बिल्कुल सही है। आपकी बॉडी के जितने भी हार्मोनल फंक्शंस हैं ना बेटा, उन सबको ये कंट्रोल करेगा। जैसे होम्योस्टेसिस आ जाता है, जैसे हम लोगों ने रिसेप्टर्स पढ़े थे जिसमें बेटे ऑस्मो रिसेप्टर्स आ जाते हैं, जिसमें आप लोगों ने केमिकल रिसेप्टर्स की सारी कैटेगरी इसके साथ डील की थी। ठीक है, या हम इसको कीमो रिसेप्टर बोल रहे होते हैं, उनको रिसीव करना केमिकल्स को के स्टिमुलस को, वो इसका काम होता है। ठीक है, फिर जितनी भी आपके पास हार्मोनल रेगुलेशंस हैं, जैसे बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोग ऐड कर रहे होते हो, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ग्रोथ को, ये सारा का सारा कंट्रोल करना किसका काम है? हाइपोथैलेमस का। तो हम लोगों ने इसको आसान कर दिया ना कि ये हमारे पास मेजर केमिकल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, और आपकी बॉडी के जितने भी जो साइक्लिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारा का सारा यही कंट्रोल करेगा। ठीक है, ओके, चलो अब बात करते हैं कि ये लोकेट कहाँ पर करता है। दैट लोकेटेड बेसिकली वेंट्रल साइड ऑफ द थैलेमस। ठीक है, ये याद रखना, ये वेंट्रल टू थैलेमस होता है हमारे पास हाइपोथैलेमस। ठीक है, अच्छा अमेगडाला की बात करते हैं। आसान है बेटे, अमेगडाला हमारे पास बेटे ये बेसिक इमोशंस जो हैं वो आपकी बॉडी के कंट्रोल कर रहा होता है। अमेगडाला किसको कंट्रोल करता है? जितने भी बेसिक इमोशंस हैं ना आपकी बॉडी के, वो सारे के सारे कंट्रोल करना इसी का काम है। एक ही लाइन के अंदर मैं इसको बता रहा हूँ, बाकी हम इसमें ऐड करेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। बताओ ज़रा कौन कौन सा। अब इन बेसिक इमोशंस के अंदर बेटे आप लोग ऐड कर सकते हो कि अगर आपके पास सेंस ऑफ प्लेयर आती है, ठीक है, मतलब आपको कोई खुशी मिलती है, प्लेयर मिल रहा है, पनिशमेंट मिल रही है, ठीक है, ये कौन कंट्रोल करता है? दैट इज कंट्रोल्ड बाय अमेगडाला। फियर, रेज, ठीक है, बदले का जो इमोशन है वो भी इसी में आएगा। ठीक है, फिर लव, वो भी इसी में आ रहा होगा। ठीक है, ये सारे के सारे इसी में ही आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्सुअल अरोजल, ये क्वेश्चन भी आता है कि सेक्सुअल अरोजल जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? दैट इज कंट्रोल्ड बाय अमेगडाला। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, हेट की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि नफरत करना वैसे ही बुरी बात होती है। चलो जी, अब अमेगडाला जो है कि हमारे पास मौजूद कहाँ पर होता है? इसको बेटे हम लोग बोलते हैं लेटरल साइड ऑफ द थैलेमस पे होता है, और ये एलमंड शेप होता है। ठीक है, दैट इज बेटे एलमंड शेप, और ये मौजूद कहाँ पर होगा? लेटरल टू थैलेमस। थैलेमस के बेटा
लेटरल पोजीशन पे ये हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हमारे पास अमेगडाला की तरफ। तो अमेगडाला के बाद, सॉरी अमेगडाला हमने कर लिया, हिप्पोकैम्पस की तरफ। हिप्पोकैम्पस में भी आप लोगों ने याद रखना है क्या, ये बेटे आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ना, उसको कंट्रोल करना इसका काम है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। या अगर मैं इसको यूं कहूं कि आपकी बॉडी के अंदर जो लर्निंग होती है उसको ये कंट्रोल करता है, तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अच्छा अब आपसे ये पूछा जाता है कि हिप्पोकैम्पस और क्या क्या काम कर सकता है। सिंपल, कोई भी आपसे पूछे लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म आपके पास बेटे लर्निंग बिहेवियर कौन कंट्रोल कर रहा होता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय हिप्पोकैम्पस। ठीक है, अब इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है, ये ना हॉर्न्स की तरह से होता है। ठीक है, और ये बेसिकली आप कह लो कि अमेगडाला की ना पीछे की तरफ कर्व किया होता है। ठीक है, हॉर्न शेप्ड हम इसको बोलते हैं, हॉर्न शेप्ड एंड कर्व्ड बैक टू अमेगडाला। ठीक है, ये बेटे अमेगडाला के बैक साइड पे जो है ना वो आपके पास कर्व हुआ होता है। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास फोर ब्रेन के कुछ काम हम लोग लिम्बिक सिस्टम के डील करते हैं। चलो वापस चलते हैं, हमारे पास बेटे अब आ जाता है इसका लास्ट पार्ट, दैट इज सेरिब्रम। चलो सेरिब्रम को डील करते हैं। सेरिब्रम बेटे ये हमारे पास ऐसा हिस्सा होता है जो कि सरफेस एरिया के लिहाज से तो आपको सबसे बड़ा नज़र आता है। ठीक है, लेकिन ये जब भी आप इसका सरफेस एरिया डील करते हो तो इसमें बेटे आप ये शो कर रहे होते हो कि ये सरफेस एरिया ज़्यादा किस वजह से है, वही सल्कस और गायरस आप लोगों ने पढ़ा उसकी वजह से। ठीक है, ज़रा इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। बेटे ये अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो ये देखो, ये तो हमारे पास साइड व्यू था जिसमें हम लोग ये मेंशन करते हैं कि जी ये हमारे पास मौजूद होता है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना, यहीं पर आप इसके हिस्से भी क्लासिफाई करते हो, जैसे ये फ्रंटल पार्ट आ जाता है। ठीक है, फिर आप लोग बेटे इसके हिस्से क्लासिफाई कर रहे हो तो ये ऑक्सीपिटल आ जाता है। ठीक है, ये पेराइटल आ जाता है, ये बेटे हमारे पास टेम्पोरल आ जाता है। और हर हिस्से के ऊपर जो है ना वो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास रिजाइड कर रही होती है। हम ज़रा ये साइड व्यू से देखा, अब ज़रा इसको कट करके देखते हैं कि ये कैसा होता। देखो बेटे अगर हम इसको डील करें तो दैट इज जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये बेटे हाफ हेमीस्फीयर लाइक हम लोग अपीयरेंस इसकी देते हैं। ठीक है, ये देखो इस तरह से बेटा इसकी अपीयरेंस होती है, और इसके ऊपर जो है ना वो आपको अच्छा खासा ये सरफेस एरिया जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये दोनों हेमीस्फीयर एक दूसरे के साथ बेटे कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं, इन दोनों के दरमियान बेटे आपको बैंड ऑफ एक्सॉन्स नज़र आते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, यहाँ पर बेटे हमारे पास बैंड ऑफ एक्सॉन होता है। इस बैंड ऑफ एक्सॉन को क्या बोलते हैं, दैट इज रेफर टू एज कॉर्पस कैलोजम। इसको क्या बोलते हैं बेटे हम लोग, दैट इज नॉन एज कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, दैट इज बैंड ऑफ एक्सॉन्स। ये बेटे हमारे पास बैंड ऑफ एक्सॉन्स होता है। ठीक है, ये समटाइम बच्चे जो हैं इसको मिक्स कर देते हैं। यही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है बेटा जो कि आपके पास कनेक्ट करवाता है दोनों को। ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा राइट हेमीस्फीयर लेफ्ट बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है और लेफ्ट राइट को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है जी, तो ये बेटे हमारे पास कॉर्पस कैलोजम आ जाता है। अच्छा ये हमारे पास करता क्या है, एक तो बेटे आप लोगों ने ये याद रखना है, ये हमारे पास सरफेस एरिया बढ़ा देता है। सरफेस एरिया किस वजह से बढ़ाता है,
यही आप लोगों ने गायराय और बेटे सल्काय पढ़े उसकी वजह से, ठीक है। और ये आपके पास दोनों हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है, जो कि कॉर्पस कैलोजम के थ्रू आप इसको डील कर रहे हो। तो फिर मैंने आपको लोब बताए, अगर यहाँ पर लोब बताना चाहते हो तो ये बेटे फ्रंटल, फिर हमारे पास ये ऑक्सीपिटल, फिर बेटे इसको जब आप लोग डिवाइड करते हो तो एक पेराइटल होता है और एक साइड पे टेम्पोरल। सेम फॉर दूसरी साइड पे भी ऐसा ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब हर लोब के ऊपर बेटे कुछ एरियाज होते हैं, ठीक है। हर लोब पे आपको सेंसरी एरियाज भी दिखाई देंगे जो कि रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को। हर लोब के ऊपर बेटे आपको मोटर एरियाज भी दिखाई देंगे जो कि रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। सेंसरी एरियाज हैं, मोटर एरियाज इसके ऊपर होते हैं, ठीक है। फिर साथ ही साथ आपके पास इंटर न्यूरॉन वाले एरियाज हैं वो भी मौजूद होंगे, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर इसके ऊपर जो हम लोग डिस्कशन करते हैं वो ऑडिटरी एंड विजुअल एरिया की बात कर रहे होते हैं। ऑडिटरी एंड विजुअल एरियाज की, ठीक है, वो बेटे इसके साथ एसोसिएटेड होता है। ओके, तो ये बेटे आप लोगों ने याद रखना है। कोई भी आपके पास बेटे सेंस की बात करे, जैसे वो कहता है जी आपके पास सेंसेशन आती है स्पीच की, ठीक है, आपके पास है टेस्ट, आपके पास है बेटे स्मेल, कुछ भी है, ऑल्फेक्शन है, साइट है, ठीक है। ये सारी की सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाएगी? ये बेटे ब्रेन तक जाएगी। और ब्रेन में किस हिस्से तक? ये सेरिब्रम तक। फिर आप लोग ये बताते हो कि ये लर्निंग और मेमोरी के साथ भी एसोसिएटेड होता है। लर्निंग तो करवाता है, लेकिन मेमोरी कौन सी होती है? ये हमारे पास बेटे शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसी शॉर्ट टर्म मेमोरी से आप लोग आईक्यू लेवल को डील कर रहे होते हो, ठीक है। इसी शॉर्ट टर्म मेमोरी से आप ये कहते हो कि किसी का आईक्यू लेवल कितना ज़्यादा होता है, वो इसी से बेटे हम लोग डील कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास सम टाइम रीजनिंग, जजमेंट और ड्रीमिंग, ठीक है, वो भी आप इसके साथ डील कर सकते हो। जजमेंट, आपने किसी को जज करना है, या बेटे ड्रीमिंग, तो ड्रीमिंग भी आपके पास इसी के साथ ही डील कर रही होती है। वैसे एक सीज़न आया है सैंडमैन, वो देखना, वो ड्रीम के हवाले से ही है, लेकिन अभी ना देखना, अभी तो आपके पेपर करीब है, ठीक है। चलो, ये बेटे हम लोग फोर ब्रेन को डील कर रहे होते हैं। फोर ब्रेन बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसी में बेटे आप लोग मैक्सिमम चीज़ों को डील कर रहे होते हो, ठीक है। चलो, इसमें ना कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ये आपके पास आते भी हैं। जैसे देखो, हमारे पास ये पूछा जाए कि जो विजुअल एरिया होता है आपके इस ब्रेन के ऊपर कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो आपने बताना है कि ये जो ऑक्सीपिटल रीजन होता है ना, ये विजुअल आपके पास जो सेंसेशन होती हैं उसको रिसीव करता है। इसी वजह से अगर ये बेटे ऑक्सीपिटल वाला पोर्शन इस पे चोट लगे तो बंदा अंधा भी हो जाता, ठीक है। ये जो हमारे पास टेम्पोरल एरिया होता है ना बेटे, ये टेम्पोरल एरिया हमारे पास हियरिंग और स्मेल के साथ एसोसिएटेड होता है। हियरिंग के साथ एसोसिएटेड होता है, और समहाउ इसका कुछ हिस्सा जो है बेटा वो मसल्स के साथ एसोसिएटेड होता है। स्मेल इसमें नहीं आती, स्मेल हमारे पास फ्रंटल में आती है, ठीक है। चलो, पेराइटल पार्ट जो है ये डेफिनेटली आपके पास बेटे हम ऐड करते हैं स्किन के कुछ एरिया से बेटा, ये रिसेप्शन कंट्रोल करता है। और फ्रंटल जो होता है ये बेटे आपके पास सेंस ऑफ स्मेल के साथ एसोसिएटेड है, या इसके साथ ऑल्फेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और साथ पे आप इसको अगर एरो लगा के फाइनलाइज करना चाहते हो कि ये जो हमारे पास राइट हेमिस्फीयर होता है ये किसको कंट्रोल करता है, और ये जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है ये किसको कंट्रोल करता है, तो बहुत आसान सा है। आप लोग बताओगे लेफ्ट हेमिस्फीयर आपके पास राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, राइट बॉडी को, और ये जो लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर होता है बेटा ये आपकी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। क्रॉस में बेटा ये कंट्रोल कर रहे होता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सारा का सारा जो है ये चीज़ें हम लोगों ने फोर ब्रेन के हवाले से डिस्कस की हैं।
दैट इज बेटे फोर ब्रेन। ठीक है, मेन हिस्सा भी हमारे पास यही था, ये फोर ब्रेन को हम लोगों ने डील किया। आगे चलते हैं। फोर ब्रेन के बाद बेटे हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये बेटे दो हमारे पास हिस्से रह गए। पहले हम लोग मिड ब्रेन को डील करते हैं। ठीक है जी, मिड ब्रेन के बारे में क्या जानते हैं आप? ठीक, बताओ मिड ब्रेन के बारे में क्या जानते हो? पहला तो आप लोगों ने ये सुना हुआ है कि ये भाई रिड्यूस्ड होता है ह्यूमन के अंदर, यही पढ़ा हुआ है ना, दैट इज़ रिड्यूस्ड इन ह्यूमन। तो बहुत सिंपल सा है, आप इसमें बेटे इस एमसीक्यूज को ऐड कर सकते हो कि अगर हमारे पास ये पूछा जाए कि ये ह्यूमन के अंदर कैसा होता है, तो आप ये बताओगे दैट इज़ रिड्यूस्ड इन ह्यूमन। ठीक है, इसी वजह से हम इसको स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, इसमें बेटे हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये रिले सेंटर के तौर पर काम करता है, दैट एक्ट एज अ रिले सेंटर। किसके तौर पर बेटे रिले सेंटर किसका होता है? ये ऑडिटरी रिले सेंटर के तौर पर काम करता है। ठीक है, ऑडिटरी रिले सेंटर के तौर पर ये काम कर रहा होता है। फिर बेटे रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारे पास रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और किसकी बेटे रिफ्लेक्स मूवमेंट? बहुत सिंपल सा है, दैट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई। आपकी आंखों की जो ब्लिंकिंग होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। फिर आपने बताना है कि ये रेटिक्यूलर फॉर्मेशन करवाता है। रेटिक्यूलर फॉर्मेशन क्या होती है बेटा? प्रॉपर पैटर्न हमारे पास बनता है इन न्यूरॉन्स का, जिसको हम लोग रेटिक्यूलर फॉर्मेशन बोलते हैं। फिर ये हमारे पास स्क्रीनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज स्क्रीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती, तो बेटे उसको फिल्टर करवाना किसका काम है? दैट इज़ द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। जैसे देखो, आप लोग भाई रोज़ाना अपने घर से इधर मूव कर रहे होते हो किसी भी दूसरी जगह पे, तो आपने जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें नोट की होंगी। ठीक है, लेकिन वो आपको याद कब आएंगी? जब आपको उसकी ज़रूरत है। आपका ब्रेन जो है नॉर्मली उसको स्क्रीन कर देता है। या आप इसको यूं याद रख सकते हो कि अगर एक बहुत ज़्यादा भीड़ वाले एरिया के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, और एकदम से आपके अब्बा जान आपको बुलाते हैं, तो आप उनकी आवाज़ को फौरी तौर पर पहचान लोगे। ठीक है, दैट इज़ बेसिकली स्क्रीनिंग, फिल्ट्रेशन करवाता है ना आपका ब्रेन। तो ये बेटे इसमें हमारे पास आ जाता है। ठीक है, मिड ब्रेन में से नॉर्मली यही क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मिड ब्रेन के बाद बेटे हमारे पास आ जाता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, सबसे बड़ा हमारे पास फोर ब्रेन होता है, उसके बाद बेटे हाइंड ब्रेन होता है, फिर सबसे छोटा आपके पास मिड ब्रेन होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर ऐड करते हैं, दैट इज बेटे सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। अब ये देखो, ये जो हमारे पास हाइंड ब्रेन होता है, हम इसको फर्दर बेटे क्लासिफाई भी कर रहे होते हैं। ठीक है, फर्ज करो हम इसको क्लासिफाई करते हैं, तो इसके भी ना तीन हिस्से होते हैं बेटा। कौन कौन से? इसके तीन हिस्सों में हमारे पास आ जाता है बेटा, सबसे पहले पोन्स, फिर मेड्यूला, फिर ऑब्लॉन्गेटा। ये तीन आप लोगों ने इसके साथ पढ़े। एक है पोन्स, एक है बेटे हमारे पास मेड्यूला, और एक है कौन सा? ऑब्लॉन्गेटा। लिख लेते हैं, ये बेटे हमारे पास आ गया पोन्स। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिखते हैं मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा। ठीक है, और तीसरा बेटे हमारे पास आ जाता है, दैट इज सेरिबैलम। अच्छा, सेरिबैलम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेरिबैलम को सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। सेरिबैलम इज ऑल्सो नॉन एज सेकंड ब्रेन बेटे। ठीक है, याद रखना, ये हमारे पास सेकंड ब्रेन कहलाता है। मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा ये हमारे पास ब्रेन स्टेम का हिस्सा होता है। ब्रेन स्टेम में ही आपको पोन्स भी नज़र आती है। ठीक है, तो ये तीन बेटे हमारे पास हिस्से होते हैं। अच्छा, चलो देखते हैं।
ये काम क्या क्या करते हैं? पॉन्स ये बेटे स्मॉल सा हिस्सा होता है एंड ये लाई कर रहा होता है अबव मेड्यूला, ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो पॉन्स है ना बेटे, ये आपकी बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री, लेकिन स्पेसिफिक है। कौन से इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करेगा बेटा? जिसमें ना पैटर्न आए, पैटर्न्स, ठीक है। पैटर्न्ड इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री तो है लेकिन कौन से इनवॉलेंट्री? पैटर्न्ड इनवॉलेंट्री फंक्शंस को बेटे ये कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन मेड्यूला एंड ऑब्लॉन्गेटा। तो समहाउ ये बेटे बॉडी के अंदर आपके पास डिफरेंट फंक्शंस के लिए एसोसिएटेड है। इसकी ज़रा एग्जांपल्स कर लेते हैं। अगर वो आपके पास कहता है पैटर्न ऑफ हार्ट बीट, देखो हार्ट बीट अगर सीधा सीधा आता तो वो कंट्रोल करता है मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, लेकिन पैटर्न ऑफ हार्ट बीट आ रहा है तो पैटर्न ऑफ हार्ट बीट किसका काम है? पॉन्स का। सिमिलरली अगर वो कहता है पैटर्न ऑफ रेस्पायरेशन, सिंपल रेस्पायरेशन आता तो मेड्यूला का काम है, लेकिन अगर पैटर्न की बात कर रहा है तो ये किसका काम होगा? पॉन्स का। बहुत सिंपल सा बेटे, ठीक है। ये बात याद रखना, ये हमारे पास पैटर्न के लिए एसोसिएटेड होता है। फिर इसमें आखिरी पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि ये ट्रांजिशन को वैसे इन्फ्लुएंस करता है, मेनली कंट्रोल तो नहीं कर रहा होता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिशन को इन्फ्लुएंस करता है। किस किस के दरमियान बेटे? ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेक, ठीक है। स्लीप एंड वेक के दरमियान ट्रांजिशंस को ये कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है हल्का सा। वैसे तो मेलाटोनिन के कंट्रोल में होता है। चलो मेड्यूला की बात करते हैं। मेड्यूला बेटे हमारे पास ये ब्रेन स्टेम बनाता है, ठीक है। ये अच्छा खासा ब्रॉड हिस्सा होता है और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता नैरो होना शुरू हो जाता है। ये देखो, जैसे अगर हम लोग ये ऊपर ब्रेन की तरफ चले ना तो ये हमारे पास नॉर्मली इस रीजन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और फिर आपको ये नैरो होता हुआ दिखाई देता है, जिससे बेटे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ओरिजिनेट करती है, ठीक है। चलो मेड्यूला की तरफ वापस आते हैं। अच्छा, ये मेड्यूला जो है बेटा, ये हमारे पास हम सिंपल ये कहते हैं कि ब्रेन स्टेम बना रही होती है, ठीक है। इसी से जो है वो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ओरिजिनेट करती है। ओरिजिन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी बेटे हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इसके हवाले से सही होती हैं। ये काम क्या करता है? ये बेटे हमारे पास सिंपल आप ये कहो कि इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, लेकिन कौन से? जिनमें पैटर्न ना हो। ये सारा का सारा इनवॉलेंट्री फंक्शंस, जैसे हम लोगों ने रेस्पायरेशन पढ़ा था, तो रेस्पायरेशन को कंट्रोल करना बेटे किसका काम होता है? ये इसका काम होता है, ठीक है। रेस्पायरेटरी मूवमेंट्स आ जाती हैं, स्वेलोइंग आ जाती है, ये सारा का सारा इसी का ही काम है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ स्वेलोइंग, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा। हार्ट रेट, फंक्शन ऑफ मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि आप उल्टी करते हो, सीधी करते हो, ये कौन कंट्रोल करता है? दैट इज़ डन बाय मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा। आपके रिफ्लेक्सेस हैं उनमें कफिंग आ जाती है, खांसते हो, कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। स्नीजिंग आ जाती है, कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला, ठीक है। फिर पेरिस्टालसिस आ जाती है, पेरिस्टालसिस कौन कंट्रोल करता है? दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पैटर्न ऐड कर दूंगा तो वही सेंटर जो है वो इसका चेंज हो जाएगा और वो पोन्स की तरफ चला जाएगा, ठीक है। चलो सेरिबैलम की बात करते हैं। सेरिबैलम बेटे दैट इज द ऑल्सो नॉन एज द सेकेंड ब्रेन ऑफ बॉडी, ठीक है। इसको सेकेंड ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, या सेकेंड लार्जेस्ट हिस्सा भी होता है आपके पास आफ्टर सेरिब्रम, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट हम इसको बोल रहे होते हैं। ये क्या काम करता है बेटा? बहुत सिंपल सा, आपने इसको आसान करना है। ये बेटे बॉडी पॉस्चर्स को कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी के जितने भी पॉस्चर्स होते हैं उनको कंट्रोल करना इसका काम है।
आपकी बॉडी के इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करना इसका काम है, ठीक है, इक्विलिब्रियम को, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर गेट यानी कैट वॉक करते हैं, चलते हैं किस तरह से, वो किसका काम है, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, ठीक है। अच्छा, अगर ये आपके पास ख़त्म हो जाए ना तो आपका ये इक्विलिब्रियम ही डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि आपकी चाल ढाल सब कुछ बिगड़ जाएगी, ओके। चलो, सेकंड ब्रेन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि बेटा ये समहाउ आपकी बॉडी के अंदर ना बिहेवियर को, ठीक है, मेमोरी को और आपके पास लर्निंग को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। बिहेवियर, लर्निंग एंड मेमोरी, ये कंट्रोल करना किसका काम है, ये उसके अलावा ये एडिशनल की बात कर रहे हैं, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कि दैट इज सेकंड ब्रेन ऑफ योर बॉडी, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास गेट बोलते हैं चाल ढाल को, ठीक है, जैसे कैट वॉक, या आपने उसमें भी पढ़ा होगा पेयर ऑफ वर्ड्स के अंदर भी, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास ब्रेन, ब्रेन के ये फंक्शंस यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, दैट इज़ बेटे ब्रेन स्टेम। और इसके साथ में यहाँ पर एक 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 ये इस तरह से एक रिंग की फॉर्म में होता है, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं कि ये बेटे सेरिबैलम होता, ठीक है जी। चलो, और यहाँ पर आपको ये फिर नज़र आता है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, ओके। चलो, ये बेटे हमारे पास ब्रेन, ब्रेन के चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, ठीक है, कि ब्रेन कौन कौन से हिस्से को कंट्रोल करता है, कहाँ से बेटे ये ओरिजिनेट कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मेंशन की, ठीक है। चलो, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसको हम लोगों ने डील करना है, दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा होता है बेटा, और ये है हमारे पास सीएनएस या स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है जी। चलो, देखते हैं कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड हमारे लिए क्या रखता है। चलो, इसकी प्रोटेक्शन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, कि ये हमारे पास कहाँ पे प्रोटेक्टेड होता है, कौन कौन सा हिस्सा जो है बेटे इसको प्रोटेक्शन करवा रहा होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें पढ़ लिया होगा, ठीक है जी। चलो, आगे चलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास बेटे ओरिजिनेट कहाँ से करता है, ब्रेन स्टेम से, ठीक है, दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रेन स्टेम, ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रेन स्टेम, ये बेटे ब्रेन स्टेम से आपके पास ओरिजिनेट करता है, और इस ब्रेन स्टेम में मेड्यूला का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। मेड्यूला बेटे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है जी, ओके। अच्छा, आपके पास एक एक ना टर्म शायद आपको ऑप्शन में यूज़ करे, दैट इज़ फोरामेन मैग्नम, ये ऑप्शन में हो सकता है यूज़ करे, वैसे तो आपकी पंजाब के जो बच्चे हैं उसमें तो मेंशन नहीं है, फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। ये बेटे वो वाली कैविटी होती है जहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट कर रहा होता है, ठीक है, ये ओरिजिनेट कर रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड। फिर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम ये भी कहते हैं कि ये लिंक होता है, दैट इज़ द लिंक बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। तो आपकी ब्रेन एंड बॉडी के दरमियान लिंक के तौर पर कौन एक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड एक्ट कर रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब बेटे यहाँ पर आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब भी आप स्पाइनल कॉर्ड को डील करते हो तो स्पाइनल कॉर्ड दैट इज़ जस्ट लाइक दिस, कि हमारे पास एक ब्रेन था, ठीक है, सपोज इस ब्रेन में बेटा ये ब्रेन स्टेम से आपके पास बेटे ये इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट करता, ठीक है, ये ब्रेन स्टेम आ गया, ये स्पाइनल कॉर्ड आ गया। अब स्पाइनल कॉर्ड की ना सम टाइम लिमिटेशन आपसे पूछ ली जाती है कि
ये आपके पास बेटे लिमिटाइज कहाँ तक करता है, बता सकते हैं आप? बता सकते हो कहाँ तक लिमिटाइज कर रहा होता है? अच्छा जी, बच्चे कह रहे हैं लंबर वर्टिब्रा। और कोई? किस रीजन तक कर रहा होता? कॉक्सी तक। अच्छा चलो इसको ऐड कर लो। ये बेसिकली कैविटी जो है ये हमारे पास होती है फोरामेन मैग्नम, ठीक है। या तो ये ऑप्शन में यूज़ करेगा, अगर ये यूज़ नहीं कर रहा तो इसके नीचे बेटा ब्रेन स्टेम यूज़ करेगा। अगर ब्रेन स्टेम यूज़ नहीं कर रहा तो ब्रेन स्टेम के नीचे बेटे ये यूज़ करेगा मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा। और ये टर्मिनेट कहाँ पर कर रहा होता है? दैट इज टर्मिनेटिंग एट द साइट ऑफ लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। अगर लंबर वर्टिब्रा की ऑप्शन नहीं है तो आपके पास बेटे ज़्यादा स्पेसिफिक करें तो L2 रीजन पे जाके ये टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। इसके आगे कर्वेचर्स होते हैं, उनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं उसी तरह से कि जिस तरह से आप लोग डील कर रहे होते हो किस किस रीजन के अंदर ये पाया जाता है। फिर इसमें हम लोग वाइट मैटर ग्रे मैटर को भी डील करते हैं। सपोज हम लोग कहते हैं कि जी ये हमारे पास बेटे आ गया, वैसे ये कल हम लोगों ने रिफ्लेक्स के साथ पढ़ा था, दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भाई हमारे पास ये स्मॉलर पार्ट, ये बेटे लार्जर पार्ट को डील करता है। ये हमारे पास डॉर्सल साइड होती है, ये बेटे वेंट्रल साइड होती है। इसके सेंटर में हमें नज़र आता है देयर इज़ एच शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो बेटे हमारे पास आउटर पोर्शन होता है ये कौन सा होता है? वाइट मैटर होता है। इसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, देयर इज़ वाइट मैटर। और इसकी इनर साइड पे कौन सा होता है? दैट इज़ बेटे ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर में कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? नॉन माइलिनेटेड। अच्छा ब्रेन में ये ऑपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, ब्रेन में हमारे पास कहाँ पर होगा? ब्रेन में बेटे आउटर साइड पे आपको ग्रे मैटर नज़र आता है, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर इसमें आउटर होगा। और इसकी इनर साइड पे कौन सा होगा? वाइट मैटर, ठीक है। इसमें वाइट मैटर हमें इनर पे नज़र आता है, ठीक है। ये बेटे इसमें आपके पास वाइट और ग्रे का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके हो गया? तो ये बात बेटे आप लोगों ने इसके साथ याद रखनी है। चलो आगे देखते हैं। ये बेटे हमारे पास बहुत सारी नर्व्स हैं, वो इसमें से ओरिजिनेट करती हैं, जिस नर्व्स की बेस के ऊपर हम लोग इनको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ये वैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि नर्व्स जो होती हैं ये कितनी मिक्स नर्व्स होती हैं या सेंसरी होती हैं, क्योंकि इसमें सेंसरी और मोटर दोनों हो सकते हैं ना। तो इसी वजह से बेटे आप इसको कहते हो कि ये मिक्स्ड नर्व्स दे रहा होता है, ठीक है। दैट गिव्स मिक्स्ड नर्व। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो आपके पास इसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है इसको कौन सा पार्ट बनाया था हमने? दैट वाज सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। और ये जो लोअर एंड पे निकला होता है बेटा ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन। और इन दोनों के दरमियान में बेटे कौन सा होता है? इन दोनों के दरमियान में आपको इंटर न्यूरॉन नज़र आता है, ठीक है। सो दैट इज़ हैविंग मिक्स्ड नर्व्स। ये बेटे हमारे पास कौन सी नर्व्स रखता है? मिक्स्ड नर्व्स रख रहा होता, ठीक है। रिफ्लेक्सेस और रिफ्लेक्स आर्क तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब ज़रा इसको ये देख लेते हैं कि ये बेटे हमारे पास नर्व्स कौन सी हैं, फिर उसके बाद इसी को ही डील करेंगे इसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के हवाले से, ठीक है। चलो नर्व्स को देख लेते हैं। नर्व्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये हमारे पास बेटे कलेक्शन ऑफ एक्सॉन या डेंड्राइट होती है, ठीक है। और इन नर्व्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हैं बेटा। एक हमारे पास आ जाती हैं
दैट इज़ नॉन एज क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। इनको बेटे हम लोग सेरिब्रल नर्व्स भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल यानी ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। दूसरा बेटे हमारे पास आ जाती हैं स्पाइनल नर्व्स, देयर आर स्पाइनल नर्व्स, ओके। ये जो बेटे हमारे पास स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये कितनी होती हैं और क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, बता सकते हैं आप? अगर तो टोटल बेटे आपसे पूछा जाए कि नर्व्स कितनी होती हैं, तो नर्व्स बेटे हमारे पास होती हैं दैट इज 31 पेयर। इसके आ जाते हैं स्पाइनल के 31 पेयर्स, और बेटे 12 पेयर्स जो हैं ये हमारे पास आ जाते हैं क्रेनियल के। टोटल करोगे तो टोटल पेयर कितने हो जाएंगे? 43 पेयर्स, ठीक है। 43 पेयर्स या 86 नर्व्स आप लोग ऐड करते हो, ठीक है। सिमिलरली 12 पेयर्स या 24 नर्व्स, ये कौन सी हैं? क्रेनियल। 31 पेयर्स या बेटे 62 नर्व्स डील करते हो विद रेफरेंस टू स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। ये बेटे हमारे पास एसोसिएटेड होती हैं नर्व्स। और ये जो नर्व्स होती हैं ये कहाँ पर आ जाती हैं? ये बेटे हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती हैं। ये किसका हिस्सा होती हैं बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ओके। चलो, इसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि जो क्रेनियल के अंदर हमारे पास नर्व्स होती हैं ना, ये आपको हर तरह की नज़र आती है। मतलब यहाँ पर आपको सेंसरी नर्व्स भी नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पर बेटे हमें मोटर नर्व्स भी नज़र आती हैं, मोटर नर्व्स। यहाँ पर बेटे हमारे पास मिक्स्ड नर्व्स भी होती हैं। तो ये तो हर तरह की नर्व्स जो हैं ये क्रेनियल के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन बेटे अगर हम लोग स्पाइनल की बात करें तो स्पाइनल के अंदर हमें नर्व्स नज़र आती हैं सारी की सारी मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है। क्लियर? क्लियर? कोई मसला है तो बताओ। चलो, ये बेटे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये नर्व्स कौन कौन सी होती हैं। चलो जी आगे चलते हैं, चलें। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है, ये जुमर पूछ रही है कॉर्डा एक्विना क्या होता है। बेटे ये देखो हमारे पास यहाँ पर देखें ना, तो ये आपके पास लंबर रीजन के ऊपर यहाँ से ये नर्व जो है ना वो कुछ इस तरह से हॉर्स टेल की तरह से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं कॉर्डा एक्विना, ठीक है। ये हमारे पास कहलाता है कॉर्डा एक्विना, भी बोलते हैं। ई के साथ भी होता है, ए के साथ भी होता है, ठीक है। ये हॉर्स टेल हम इसको बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली रेफर टू एज हॉर्स टेल, क्योंकि ये थ्रू आउट आगे ट्रेवल नहीं कर रहा होता। चलो जी, ये बेटे हमारे पास मिक्स्ड नर्व्स को डील कर रहे होते हैं। चलो जी, गैंग्लिया के बारे में बता सकते हैं? मैंने आपको बताया था क्या होता है गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है? बता दो। गैंग्लिया हम लोगों ने अभी पढ़ा कि दैट इज रेफर टू एज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, ठीक है। चलो, कुछ बुक्स के अंदर ना हमारे पास इन नर्व्स की क्लासिफिकेशन है, तमाम बोर्ड के अंदर तो ये नज़र नहीं आई, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो ये यहाँ पर बता देता हूँ कि सेंसरी, अगर क्रेनियल की बात करें तो क्रेनियल के अंदर बेटे 1, ठीक है, नर्व नंबर 1, 2 और ये जो बेटे 8 होती है ये हमारे पास होती है सेंसरी नर्व, ठीक है। फिर इसमें 5 जो होते हैं वो मोटर इन नेचर होती हैं। कौन कौन सी? इसमें बेटे 3rd, ठीक है, इसमें हमारे पास 4th आ जाती है, इसमें 6th आ जाती है, इसमें बेटे 11 आ जाती है और इसमें 12 आ जाती है। ये वो हैं जो मोटर नर्व्स हैं। बाकी जो बचेंगी वो क्या होंगी बेटा? मिक्स्ड होंगी ना। तो 5 और 3 8, 8 और 4 कितनी होगी? 12। इसमें बेटे 5वीं 7वीं आपके पास 9वीं और 10वीं, ठीक है।
ये बेटे इसमें आ जाती हैं मिक्स्ड नर्व्स के अंदर। तो ये आप इसके साथ याद रखना, ठीक है, कि सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी हैं, और मिक्स्ड कौन कौन सी हो रही होती है। ये सम टाइम पूछ लेता है, लेकिन ये दोबारा से मैं क्लियर कर दूं कि ये सारे के सारे जो बोर्ड्स की बुक्स हैं उसके अंदर ये मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। चलो, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हम लोगों ने दो रूट्स पढ़ी थी ना। एक हमारे पास वेंट्रल रूट आ जाती है, ये जो बाहर की तरफ है, ठीक है, दैट इज कंटेनिंग सेंसरी न्यूरॉन, ऐसी है ना। और एक बेटे हमारे पास ये अंदर की तरफ आ जाती है, इसमें कौन सा न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन्स। तो सेंसरी और मोटर की वजह से ही ये आपके पास बेटे मिक्स्ड नर्व्स कहलाती हैं, ठीक है। और अभी प्रीवियसली आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसको हम लोग डील कर रहे होते हैं। तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ही बेटे हमारे पास हिस्से आ जाते हैं। क्लियर? तो ये बात बेटे हमारे पास थी, दैट वाज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की के साथ ही हम लोगों ने नर्व्स को भी डील किया हुआ, और इसकी ना आप लोग वर्टिब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग ही क्लासिफिकेशन कर रहे होते हो, जैसे सर्वाइकल रीजन में है, थोरैसिक रीजन में है, लंबर रीजन में है, या पेल्विक रीजन के अंदर होती है। अच्छा जी, बच्चा पूछ रहा है वेगस नर्व क्या होती है। वेगस नर्व बेटे हम लोगों ने पढ़ा था कि दैट इज़ द नर्व जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो है ना, वो कह लो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट नर्व की कैटेगरी भी आती है, ठीक है। इसको हम लोग बोल रहे होते हैं कि ये आपके पास जो है वेगल नर्व जो होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, ठीक है। दैट इज 10th क्रेनियल नर्व हमारे पास कहलाती है, ठीक है। ओके, चलो, नीमोगैस्ट्रिक नर्व, ये क्या पूछ रहे हो बेटे, मुझे समझ नहीं आई। नीमोगैस्ट्रिक नर्व के बारे में क्या पूछ रहे हो, दोबारा से पूछो। वेगस नर्व इज नीमोगैस्ट्रिक नर्व, हाँ बुशरा बेटे बिल्कुल, ये नीमोगैस्ट्रिक नर्व ही होती है, ठीक है। ओके, बाकी मेरी मेरी आपको बड़ी सिंसियर सजेशन है कि आपको ये वैसे नाम याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इनके फंक्शंस याद करने की ज़रूरत है। यू जस्ट नीड टू फोकस के स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स कितनी होती हैं। चलो बेटे आगे चलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास आ गया, और इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने कौन कौन से हिस्से पढ़े थे कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। चलो इसको ना पीएनएस के साथ हम एसोसिएट कर लेते हैं। पीएनएस की दो क्लासेस की थी ना हमने। पीएनएस में हमारे पास एक था बेटे दैट वाज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। पहले सोमैटिक कर लो, दैट वाज सोमैटिक, ठीक है। सोमैटिक जो होता है ना, ये आपकी बॉडी के अंदर वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, दैट कंट्रोल्स वॉलेंट्री फंक्शंस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ जाता है, दैट इज बेटे रेफर टू एज ऑटोनॉमिक, ठीक है। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, इस ऑटोनॉमिक को फर्दर आप लोग क्लासिफाई करते हो, ठीक है, जिसको हम लोग डील करेंगे। ये बेटे दो हिस्सों के अंदर हम लोगों ने इसको डील किया था। किस किस के अंदर? एक था हमारे पास सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक कौन सा होता है? जो कि बेटे आपकी बॉडी के अंदर इमरजेंसी कंडीशन के लिए प्रिपेयर करता है। और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, दैट इज रेफर टू एज पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक हो गया, दूसरा बेटे हमारे पास हो गया पैरासिम्पैथेटिक। तो इसमें भी बहुत इजी सा है। सिंपैथेटिक जो होता है ये आपकी बॉडी को बेटे इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। पैरासिम्पैथेटिक जो होता है ये आपकी बॉडी को बेटे नॉर्मल कंडीशन के लिए
कर रहा होता है। जी बेटे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज हम नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर दें, फिर उसके बाद आपके बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी उसको हम लोग डील करें। ठीक है, बाकी हमारे पास रह जाएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन। चलो जी, सिंपथेटिक में और पैरासिम्पथेटिक के अंदर डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो बेटे हम ये देखते हैं कि इसका जो है वो ओरिजिन कौन सा होता है और हमारे पास बेटे बाकी की चीज़ें कौन कौन सी बिलोंग करती हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ गैंग्लियाज कहाँ पर होती हैं और आपके पास फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है जी, चलो ये बेटे आपके पास क्वेश्चंस को हम लोग डील करने लगे। सबसे पहले आपके पास ये आए कि इसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना उससे ओरिजिनेट करते हैं, लेकिन सिंपथेटिक जो होता है ये स्पाइनल कॉर्ड के मिडल पोर्शन से ओरिजिनेट करता है, मिडल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के मिडल पार्ट से बेटे ये ओरिजिनेट करता है। पैरासिम्पथेटिक कहाँ से करता है? पैरासिम्पथेटिक अपर लोअर से कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि बॉटम पार्ट से ओरिजिनेट कर रहा होता है, बॉटम पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओरिजिन के बाद अगर बेटे आपके पास ये पूछा जाए कि गैंग्लिया के बारे में बताओ क्या जानते हो, कि गैंग्लिया इसके कहाँ पर ओरिजिनेट करेंगे, कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपने बताना है कि जो सिंपथेटिक के होते हैं बेटा गैंग्लिया, दैट इज नियर टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, नियर टू स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होते हैं, जबकि हमारे पास पैरासिम्पथेटिक के किसके करीब होते हैं, दे आर नियर टू इफेक्टर्स। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर बेटे सवाल बनता है, फिर आपके पास सवाल बनता है कि इसमें प्री गैंग्लियोनिक जो फाइबर होता है, ठीक है यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। ठीक है, इस प्री गैंग्लियोनिक फाइबर की लेंथ कितनी होती है, बड़ी होती है छोटी होती है? तो प्री गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक का हमेशा बेटे क्या होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, जबकि पैरासिम्पथेटिक का ये लॉन्ग होगा। ठीक है, अगर आपके पास ये पूछा जाए कि भाई चलो ठीक है प्री गैंग्लियोनिक का तो बता दिया, पोस्ट गैंग्लियोनिक का बताओ, तो बेटे पोस्ट गैंग्लियोनिक इसके ऑपोजिट हो जाएगा। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है ये हमारे पास सिंपथेटिक के अंदर लॉन्ग होगा और पैरासिम्पथेटिक के अंदर बेटे ये शॉर्ट होगा। ठीक है, फिर हमारे पास फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सिंपथेटिक एमरजेंसी, जितनी भी एमरजेंसी के फंक्शंस हैं बेटा वो हमारे पास सिंपथेटिक कंट्रोल करेगा। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि रिलैक्स्ड स्टेट को कौन प्रेफर करता है, तो रिलैक्स्ड स्टेट को बेटे पैरासिम्पथेटिक कर रहा होता। ठीक है, चलो अब ज़रा आगे ऑर्गन्स के साथ भी डील करते जाते हैं। हम यहाँ पर बनाते हैं हार्ट। ठीक है, हार्ट बनाते हैं और आपने बताना है कि भाई हार्ट जो है इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता। बल्कि आंखों से शुरू करते हैं, क्या कहते हो, आंखों से शुरू करें कि हार्ट से शुरू करें? चलो आंख बना लिया अब हमने। ठीक है, और इसमें ये याद रखना आँख लाल रहती है। चलें ये हमने आई बना ली। सिंपथेटिक में ये क्या होगा, डायलेट करेगा। सिंपथेटिक में बेटा ये हमारे पास डायलेट करेगा, पैरासिम्पथेटिक के अंदर ये क्या करेगी, कॉन्स्ट्रिक्शन शो करेगी। ठीक है, चलो अगर हम लोग यहाँ पर ग्लैंड्स की बात करें, सपोज ये हमारे पास ग्लैंड्स आ जाते हैं, ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स सिंपथेटिक के अंदर बेटे इनहिबिट होते हैं, नॉर्मली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करें, और पैरासिम्पथेटिक के अंदर बेटे ये स्टिम्युलेट होते हैं। ठीक है, जैसे सलाइवा की बात करो तो हम यहाँ पर कहते हैं कि सलाइवा सिंपथेटिक के अंदर इनहिबिट हो जाता है और पैरासिम्पथेटिक के अंदर सलाइवा जो है ये स्टिम्युलेट हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई एक खूबसूरत सा हार्ट है, ठीक है, एक खूबसूरत सा ये दिल आपने बना लिया, बताओ ये दिल जो होता है इसमें क्या होगा? हाँ, सिंपथेटिक के अंदर इसमें हार्ट बीट जो होती है या हार्ट रेट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है ना। ठीक है,
हार्ट रेट बेटे इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जबकि पैरासिम्पथेटिक के अंदर ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, हार्ट रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो फेफड़ों की बात करते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स मेंशन किए जाते हैं, तो हम फेफड़ों को बना ही लेते हैं। दैट इज़ बेटे फेफड़ाज। ठीक है, ये 2 अदद आपके फेफड़े बन गए। मुझे बताओ सिंपथेटिक के अंदर फेफड़े में क्या होता है, हाँ क्या होता है, ये रिलैक्स एयरवेज हम इसमें लिखते हैं, सिंपथेटिक के अंदर रिलैक्स एयरवेज, जबकि पैरासिम्पथेटिक के अंदर बेटे दैट इज़ कॉन्स्ट्रिक्ट एयरवेज, मतलब इसमें हवा जो है वो नॉर्मली जितनी गुजर रही होती है वही गुजरती है, जबकि सिंपथेटिक के अंदर ज़्यादा हवा गुजर रही होती है। ठीक है, चलो अब अगर हम यहाँ पे एक अदद स्टमक बना लें, तो स्टमक से भी बेटे आप इसको ऐड कर सकते हो। जो पैरासिम्पथेटिक होता है ये बेटे इनहिबिट करता है इसको, ठीक है, दैट इनहिबिट इट्स एक्टिविटी, जबकि सिंपथेटिक जो होता है बेटा ये आपके पास, ओहो उल्टा लिख दिया हमने, ये जो हमारे पास होता है सिंपथेटिक, ये बेटे इसको इनहिबिट करता है, इनहिबिट एक्टिविटी, और ये हमारे पास क्या करता है बेटा, यहाँ पे पैरासिम्पथेटिक इसको स्टिम्युलेट करेगा। ठीक है, हमने उल्टा लिख दिया था, इसको ज़रा देख लेना कि हमारे पास पैरासिम्पथेटिक जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है एयरवेज को, और जो सिंपथेटिक होता है ये एक्टिवेट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास बेटे कुछ हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं इसका, जो कि बहुत इजी सा है। ठीक है, और यहीं से बेटे आपके पास क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, कर लोगे इन क्वेश्चंस को, चलेंगे, फेफड़ाज लाजमी करने हैं आपने। ठीक है, चलो जी। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं रिटेंशन ऑफ यूरिन इन ब्लेडर, ठीक है, मतलब ब्लेडर जो है वो एडल्ट जो है वो इजीली इसको रिटेन कर लेता है, ये किसकी वजह से होता है, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वॉलेंट्री कंट्रोल है ना, तो क्या होना चाहिए, आपने वॉलेंट्री कंट्रोल किया है, बताओ यूरिन ब्लेडर के अंदर आपने रोक लिया तो बेटे क्या होगा, सोमैटिक, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सोमैटिक नर्वस कंट्रोल के अंदर बेटे हमारे पास आता है। तो सोमैटिक कंट्रोल के अंदर आपके पास इसी चीज़ को डील कर रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, कोई मसला बेटे यहाँ तक, चलो जी। अच्छा, अब हमारे पास ना कुछ चीज़ें इसमें आप लोगों ने करनी है, वो कौन सी, यहाँ पे लास्ट में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा था पहले भी कि डिज़ीज़ जो है ना वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्टली तो मेंशन नहीं की हुई उसने, लेकिन नर्वस डिसऑर्डर्स जो हैं इसको आप लोगों ने एक दफ़ा रीड कर लेना। ठीक है, इसकी रीडिंग ज़रूर कर लेना। ठीक है, अच्छा वैसे कौन सी कॉमन है, पहले तो आपने सबसे पहले पार्किंसंस डिजीज़ को देखना है, पार्किंसंस डिजीज़ इसकी रीडिंग करनी है। दूसरा बेटे आपने इसमें देखना है एपिलेप्सी को, मिर्गी पड़ जाती है, और ये भी देखना मुझे बताना कि जो एपिलेप्सी होती है इसमें मिर्गी के अंदर जो है वो वाकई उसको जुराबें सूंघाते हैं कि नहीं सूंघाते। तीसरा आपने एल्जाइमर करना है। ठीक है, एल्जाइमर्स डिजीज़ जो है बेटा ये आप लोगों ने ये भी करना है। तो ये तीनों को एक दफ़ा पढ़ लेना, जस्ट रीडिंग। ठीक है, ये रीडिंग जो है ये हमारे पास इसमें, ये मैंने आपको बताया ये काम है आपके लिए, इसकी रीडिंग आपने लाजमी कर लेनी। ठीक है, चलो ये बेटे हमारे पास नर्वस सिस्टम जो है वो तो हमारा इस पे ख़त्म हो जाता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट कर लें, क्या कहते हो,
क्या कहते हो भाई, केमिकल कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट कर लें कि रहने दें? अच्छा, ये कशमाला कह रही है सर एपिलिप्सी की नहीं नहीं बेटे, ये ऐसी मिथ बनी हुई है कि भाई उसको जुराबें सुंघाएंगे तो वो जो है ना आपके पास सही हो जाएगा। मिथ बनी हुई है, ठीक है। चलो, सिलेबस में डिजीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन आपने इसकी रीडिंग ज़रूर कर लेनी है। मुझे बताओ, केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर दें या रहने दें? अच्छा, अभी इंग्लिश की क्लास भी होनी है। चलो ठीक है, फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आपको काम जो मैंने दिया है ये आप लोगों ने लाजमी तौर पर करना है, ठीक हो गया। और बाकी क्वेश्चंस जो होंगे वो आप लोग मुझसे कल लेक्चर स्टार्ट से पहले पूछ लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग इसको डील करेंगे, ठीक है। तो बेटे इसी के साथ हम जो है अलविदा करते हैं आपको। विश यू वेरी बेस्ट।